चलिए, आप जिस चैप्टर के बारे में चल रहे हैं सीखने, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आपको आए हैं, जो अभी आप लोग का कॉमन साइज और कंपैरेटिव बैलेंस दोनों एक साथ खत्म हुआ है। कंपैरेटिव और कॉमन साइज, उसी दोनों चैप्टर का जो ओरिजिनल नाम होता है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज के नाम से आपके एसके सिंह के पतला वाला जो बुक होगा उसमें अध्याय नंबर 15 पर ये ऑब्जेक्टिव दिया है। तो हम लोग मैथ पढ़ लिए, उसका थ्योरी भी पढ़ लिए और आज लास्ट उसका ऑब्जेक्टिव बचता है। क्योंकि हम लोग ये चीज जान ले कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव सवाल रहती है और ऑब्जेक्टिव पर जब पकड़ रहेगा तो आप लोग का भी 80% 85% रिजल्ट लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब ऑब्जेक्टिव पर पकड़ नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यह ऑफलाइन में ऐसी सुविधा आप लोगों को मुहैया हम नहीं करा पा रहे थे, इसलिए ऑनलाइन होने के कारण और सारे जो टूल्स आए हैं उसमें ये सुविधा हमको मिल गया कि हम प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के एक एक क्वेश्चन को समझा सकते हैं। यानी पिछले क्लासों में ऐसे हम ऑब्जेक्टिव को प्रत्येक को नहीं समझाए थे, लेकिन अब आप लोग को बेहतरीन सुविधा मिला है। इसका फायदा उठाइए और ढंग से वीडियो देखिए और मन से इसको 2 बार वीडियो देखिएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए, जो आज हम लोग सीखने चल रहे हैं उसको गौर से देखेंगे थोड़ा सा। तो वो आपको ये टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम जो है आपने उसको कंपैरेटिव एंड कॉमन के नाम से पढ़े हैं। तो उसी चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपके एसके सिंह के पतले वाले बुक में ये 15 नंबर अध्याय खोज लीजिएगा और 15 नंबर अध्याय जहां भी होगा वहीं पर ये मिलेगा। तो पहले वीडियो देख लीजिएगा, बाद में आप इत्मीनान से प्रैक्टिस सेट निकाल कर आप फिर उसको बनाइएगा। तो चलिए हम ढंग से देखते हैं, सुनेंगे। समान आकार विवरणों में आय विवरण किस मद की प्रतिशत में गणना की जाती है। अब देखिए, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आप लोग कॉमन साइज तो जरूर पढ़े होंगे। देखिए इंग्लिश में कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वह आपको किसको टारगेट कर मतलब परसेंटेज निकाला जाता है। तो याद कीजिए, कॉमन साइज का जो आप बनाते थे तो उसमें सूत्र होता था, परसेंटेज का सूत्र होता है। गौर से देखेंगे यहाँ पर, ईच आइटम गुना 100 और नीचा लिखते थे नेट सेल या रिव्यून फ्रॉम ऑपरेशन लिखते थे। ये लिखते थे। वही पूछ रहा है कि जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो किसका आधार बनाते हैं। तो नेट सेल के आधार बनाते हैं। यानी यहां पर देखा जाए तो नेट सेल नहीं लिखकर, मतलब हम सिर्फ गलत बोले, सेल लिखे हैं फॉर्मूला में, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। यहां पर ऐसे किताब में आपके गलत कर दिया, ये नंबर ऑप्शन गलत दिया, नहीं होता है। कुल लाभ को नहीं मानते हैं, शुद्ध लाभ को भी नहीं मानते हैं हम लोग, शुद्ध लाभ को भी हम नहीं मानते हैं और नेट इनकम को नहीं मानते हैं। यानी आपको सेल नीचा रखते हैं फॉर्मूला में। वही पूछ रहा है कि किसके आधार, किसको मानकर करते हैं, तो सेल को मानकर करते हैं। इस प्रकार पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन गौर से देखेंगे। समान आकार यानी कॉमन साइज, उसका इंग्लिश क्या होता है, कॉमन साइज। संपत्ति मद की प्रतिशत गणना किस प्रकार की जाती है। देखिए, जो हम अगर कॉमन साइज, थोड़ा इंग्लिश वाला आते हैं, कॉमन साइज में अगर हम स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें खासकर जब बैलेंस शीट वाला बात आता है तो बैलेंस शीट को एसेट का परसेंटेज किस पर निकाला जाता है। देखिए, तो बैलेंस शीट वाला में एसेट का आधार बनाते हैं, अदरवाइज लायबिलिटी को आधार बनाते हैं। तो ऑप्शन देख लेंगे क्या दिया है। तो ऑप्शन दिया है टोटल करेंट एसेट, नहीं, टोटल करेंट एसेट नहीं, गलत है। टोटल करेंट एसेट का आधार नहीं बनाया जाता है। अच्छा, टोटल फिक्स एसेट नहीं, गलत है। इंटरेस्ट नहीं, ये भी गलत है। यानी देखा जाए तो सी नंबर यानी टोटल एसेट जो बैलेंस शीट का जोड़ आता है उसी को हम लोग आधार बनाकर हम लोग समान आकार में यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से सी सही होगा, सी होगा। और ऐसे हम बगल में भी यहाँ पर सी लिख दिए हैं। आप लोगों को थोड़ा सा मैंने, जो बच्चे बाद में देखेंगे तो यहाँ देख लेंगे, पहले आप इधर का देखिए। अब आइए, ये क्वेश्चन इस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक पेन है बाबू, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जा रहा है, हमको भी नया है। देखिए ये, देखिए ये जो ये 3 नंबर सवाल है,
सम विच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां पर, देखिए ये थोड़ा आप लोग नया चीज है, इसको समझिए, ये मैथ बनाने दरमियान में नहीं मिला था। ब्रेक इवन पॉइंट, इसका इंग्लिश होता है ब्रेक इवन पॉइंट से आप क्या समझते हैं? देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि व्यापार तो लाभ हानि के लिए किया ही जाता है, कि व्यापार में कभी कभी क्या होता है ना, मतलब ये जो होता है न लाभ और न हानि। व्यापार में ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि कुछ ऐसा भी कंडीशन होगा जहां पर ना लाभ होगा ना हानि होगा, यानी जितना के सामान खरीदे उतना बेच लिया। ऐसा केस आता है व्यापार में कि उस साल हम लोग को ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में ब्रेक इवन पॉइंट। अगर लाभ होगा तो लाभ बोलिएगा और हानि होता है तो हानि बोलिएगा। आज जब दोनों कुछ ना लाभ हो ना हानि हो, यानी प्रॉफिट भी शून्य और लॉस भी शून्य, तो उसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का आप ऑप्शन पढ़ते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट समझ लिया आप क्या कहा जाता है, तो कुल लागत और कुल बिक्री से अधिक हो नहीं, ये कुल लागत और कुल बिक्री आपस में बराबर होगा तभी लाभ हानि, यानी ये नंबर ऑप्शन गलत हो गया। कुल लागत और कुल बिक्री से कम हो, देखिए कम और ज्यादा होनी चाहिए, नहीं गलत हो गया। कुल लागत कुल बिक्री से आधी हुई भी गलत हो गया, यानी कुल लागत और कुल बिक्री बराबर हो, जिससे मतलब क्या हो गया, जितना में खरीद के लाया उसको लागत बोला जाता है, जितना में बेचा जाता है उसको बिक्री बोला, दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग दर्जा दे सकते हैं। इसलिए ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, तो डी आप ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 4 नंबर है। 4 नंबर देखेंगे, वित्तीय विश्लेषण के उपकरण को समांतर प्रयुक्त होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर, देखिए जो फाइनेंशियल टूल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं, आप 2 को पढ़े, कॉमन साइज पढ़े, और एक अभी बाकी इस टूल्स में अकाउंटिंग रेशियो, यानी ये सारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टूल्स में आते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबो, यानी सभी टूल्स से याद रखना होगा। इसका ऑप्शन डी होगा। बहुत अच्छा सवाल है। इस प्रकार आपने 1 से लेकर 4 देखे इस पेज पर। फिर हम आगे वाला पेज पर चलते हैं और थोड़ा सा, हाँ चलिए आगे वाला पेज पे आगे वाला पर 4 तक खत्म हुआ, 5 हम लोग आते हैं और 5 नंबर सवाल को पढ़ते हैं एक बार। तो 5 नंबर जो सवाल हम लोग देखते हैं, 5 नंबर, समान आकार के आर्थिक चिट्ठा, यानी समान आकार, थोड़ा सा हम यहाँ आते हैं, कॉमन साइज का बैलेंस शीट के कुल दायित्व, कुल क्षमता और दायित्व, मतलब देखिए जो बैलेंस शीट की हेडिंग लिखते हैं आप उसको इंग्लिश में लिखते हैं इक्विटी और एसेट लिखते थे, किसके बराबर माना जाता है, किसके बराबर। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो कुल इक्विटी होता है, टोटल इक्विटी लायबिलिटी जो होता है, वो आपस में किसके बराबर, 100%, यानी संपत्ति का मान भी 100% होना चाहिए, लायबिलिटी का मान भी 100% होता है। जैसे आप मैथ बनाते थे, पहला जो स्टेप का निकालते थे सबसे लास्ट में टोटल का, तो 100 दोनों हो जाता था, तो वही 100% आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि किसके बराबर होता है, 100% होना चाहिए। ये 6 नंबर क्वेश्चन पर मैथ नहीं बने हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी पढ़ना क्या दिया है तो थोड़ा सा सुझाव लेते हैं। जो प्रवृत्ति प्रतिशत की गणना के लिए किस भी वर्ष में चुना जाता है, किस वर्ष को चुना जाता है, तो देखिए आधार वर्ष, मतलब इसका कोई वर्ष नहीं होता है, किसी एक वर्ष को आधार बनाकर और उसको हम लोग चुन सकते हैं। जो ट्रेंड एनालाइसिस होती है, ट्रेंड एनालाइसिस सिलेक्टेड ऑन द बेस पर निकाला जाता है। याद रखिएगा जो प्रवृत्ति प्रतिशत है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ इंग्लिश में 10%, देख लीजिएगा 10% जो होगा वो किसको आधार बनाते हैं, तो किसी भी एक वर्ष को आधार बनाकर उसके आगे पीछे ईयर का निकाला जाता है। इसमें मैथ नहीं पढ़े, इसलिए थोड़ा सा आप लोग हो सकता है दिक्कत महसूस है, याद रटा मान लीजिएगा। वित्तीय विवरण की तुलना के लिए उपकरण, देखिए टूल्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंस, वित्तीय विवरण तुलना कहाँ किया जाता है, तो देखिए ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, कंपैरेटिव इनकम शीट है, कॉमन साइज है, ऑल ऑफ द एबव। देखिए इसका मतलब है वित्तीय विवरण जो बनाया जाता है वो किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो कंपैरेटिव बैलेंस भी बनाया जाता है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है, कॉमन साइज भी इसमें बनाया जाता है। नहीं देखा जाए तो यह आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट टूल्स में क्या क्या तैयार किया जाता है, तो इसमें तीनों तैयार किया जाता है, तीनों अपने अपनी जगह तैयार, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी डी इसका आंसर होगा। ऐसे यहाँ पर हम डी लिखते हैं। ये हम जो जिस चीज आप स्क्रीन पर लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पेन से, बहुत महंगा पेन है, समझिए कि ये पेन लगभग 11,000 का पेन है। अब आप इतना ही सोच लीजिए और इसके बाद आप लोग पैरवी कर रहे हैं सर कि हम ये है वो है। देखिए आपके लिए हमने अभी तक
बहुत पैसा लगा दिए हैं, आपके लिए क्या, मेरा भी पढ़ाने का, आपको भी पढ़ना है। तो इस बीच में अगर किसी का पेमेंट नहीं हुआ है तो आप पेमेंट करें, बहुत बिग अमाउंट नहीं है, बहुत शॉर्ट अमाउंट लिया है। आप एक महीना मोतिहारी रहकर देखिए 4 से 5 हजार रुपया महीने के खर्चा होता है। और पढ़ाई क्या है, आप मोतिहारी चले जाइए, पटना चले जाइए, हम दोनों जगह दवा ठोक कर कहते हैं, और मेरे पास पढ़ लिए, जाके पढ़ के देख लीजिए। अगर आपको समझ आ जाएगा तो फोन करके बोलिएगा सर कि मोतिहारी की पढ़ाई अच्छा है, पटना की पढ़ाई अच्छा है, तो मैं आपको 1 महीने का खर्चा दे दूंगा, दवा ठोक कहता हूँ। इसलिए आप लोग, हम भले ही छोटे शहरों में हैं, लेकिन आप इस चीज को मूल्यांकन नहीं किए हैं, हम मूल्यांकन किए हैं। इसलिए चीज को अपनी हम मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग मन से सीखिए और फी भी जमा कीजिए, फी कतई लालच मत कीजिए। देखिए इंटर की पढ़ाई में बहुत फी हम आपसे नहीं लेते हैं, अप्रॉक्स 5 हजार फी है। लॉकडाउन में हम आपको 2 टर्म में भी बोल दिए हैं, दे दीजिए उसको, लेकिन जमा कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। घर पर रहिए, सुरक्षित। 1 जुलाई से सरकार बोली है कि कोचिंग खोलने का दूसरा का फेज में आश्वासन दिया गया है, लेकिन क्या आपको अनुमान लगता है कि 1 जुलाई से कोचिंग खुल जाएगा? ये आपका हमारा भ्रम है। अब तो बढ़ेगा, कोरोना के अटैक तो अब होगा, आइए अब इसको झेला जाए। क्या कोरोना शहर में जब निकलने लगेगा पेशेंट, तो क्या आप अपने घर से निकल कर कोचिंग तक आने का मन करेगा? नहीं मन करेगा। हम ही को देखिए, कोई नहीं आएगा, जब आसपास में निकलने कोई नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशनों को संभालने के लिए मैंने सारे टूल्स लाकर काम करना, बस इसका लाभ हमको कब होगा? जब आप पढ़ेंगे, आप सीखेंगे, आप देखेंगे, तभी समझ में आएगा। इसलिए चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित भाग नाम से जाना जाए। देखिए ये सवाल हम पढ़ाए थे। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट किसके नाम से जाना जाता है? तो देखिए हॉरिजॉन्टल एनालाइज के नाम से। याद थ्योरी में देखिए, यार गौर से जाके थ्योरी में देखिए, लिखे क्षैतिज और समानांतर विश्लेषण, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल, यानी इसका ये ऑप्शन थ्योरी में लिखा है कि कंपैरेटिव बैलेंस का दूसरा नाम क्या होता है? क्षैतिज समानांतर, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल एनालाइज के नाम से जानता है, यानी आप याद रखिएगा। ठीक इसके नीचे आइएगा तो उसी तरह के एक और प्रश्न दिया, समरूप विवरण। समरूप विवरण का इंग्लिश हिंदी देखिए, समरूप विवरण का मतलब होता है कॉमन साइज। क्या होता है? कॉमन साइज। कॉमन साइज को किस नाम से जाना जाता है? तो वो वर्टिकल से नाम जाना जाता है, यानी इसमें लंबता विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। ये वर्टिकल एनालाइज है और वर्टिकल एनालाइज के नाम से आप जानते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके थ्योरी के बारे में पूछा हुआ था, हम थ्योरी के दिन पढ़े थे। हम आपको क्या बोलते हैं कि आप मेरे से पढ़े, मैं इस पेशा में लगभग 10 वर्ष से ज्यादा से पढ़ा रहा हूं, और सोच लीजिए कि 10 वर्ष से पढ़ा रहा हूं और लगभग अप्रॉक्स प्रत्येक साल क्वेश्चन 80 से 90% लड़ ही जाता है। लिखने वाला बच्चा हो, हैंडराइटिंग अच्छा हो तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है। रही बात अकाउंट्स के बारे में, जहां तक आपको जानकारी कर लीजिएगा, जितना मैथ तोड़कर पढ़ाता हूं उतना कोई नहीं पढ़ाता है। तो आपको सीखना है, पढ़ना है तो ठीक, अच्छी जगह ज्वाइन कर लिए, लेकिन सीखते रहना है, कंटिन्यू वीडियो देखना है। तो आप देखिए, जैसे ही लॉकडाउन का प्रभाव मतलब कोचिंग खुलेगा, मैं भी आऊंगा, आप भी आइएगा, पढ़ा जाएगा। लेकिन जब तक नहीं खुला तो इस सोर्स का 100% प्रयोग कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत पैसा लगा लिया है, और जब तक आप इसको नहीं पढ़िएगा तब तक क्या होगा, मेरे को लगेगा कि हम झूठ मूठ के काम करें। इसलिए बहुत सारा स्टूडेंट दूसरे जगहों से, मतलब आपको क्या कहे, हम कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरा स्टूडेंट घोड़ासन का है, छोड़ादन का है, आदापुर का भी है, 2 स्टूडेंट मोतिहारी से भी है, 1 मुजफ्फरपुर से भी स्टूडेंट है। लगभग ऐसे 26 स्टूडेंट ने पेमेंट कर कर और मेरे ऐप पर अध्ययन कर रहे हैं। आपको भी बहुत बड़ी चीज बता दें, मैंने ऐसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा हूं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, बिकम पूरे AAVA एकेडमी मेरे को पूरे प्रमोट कर रहा है, पूरे बिहार के बच्चे को पढ़ाने के लिए चैनल है। तो इस चैनल पर मैं काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आप भी सीखे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर जैसे ही क्वेश्चन पाएंगे, थोड़ा सवाल को देख ले। तुलनात्मक विवरण दर्शाता है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? देखिए, एक संस्था की आर्थिक स्थिति, जी हाँ, एक संस्था की आर्थिक स्थिति दर्शाता है। एक संस्था की उपार्जन शक्ति, हाँ जी, ये उपार्जन शक्ति को भी दर्शाता है। नहीं, इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं, इसमें मतलब आपको इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इस प्रकार दोनों को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। तो इसका सी आंसर होगा। गौर से पढ़ेंगे। बिक्री से बेचे गए माल लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि होती है। देखिए, अब देखिए थोड़ा सा, सेल में से क्या घटाते हैं? कॉस्ट ऑफ लेस घटाते हैं। तो आप ही जरा बताइए, सेल में से कॉस्ट ऑफ
जो घटाते थे, जैसे ऊपर सेल लिख लेते थे और सेल में से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाते थे तो क्या निकल के आता था? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। आंसर बी होगा। बाकी इसका ऑप्शन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा मैथ मिल गया, चलिए अच्छा मैथ मिल गया। बिक्री आपका है 2 लाख बेचा गया, माल की लागत बिक्री का 60% है और अप्रत्यक्ष व्यय इतना है, तो शुद्ध राशि क्या होगा? बड़ी अच्छा सवाल पूछ दिया। देखिए आप यहाँ देखिए, आपका जो सेल है, यहाँ थोड़ा सा जगह लिखते हैं, सेल है 2 लाख, 2 लाख है और माइनस कॉस्ट, तो कॉस्ट का इसका 60%, इसका 60% मतलब आपको 1,20,000 रहेगा। तो कितना बचा? 80,000। ये जीपी बचा, ग्रॉस प्रॉफिट बचा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाया जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जब घटाइएगा तो 74,000 रुपया आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो देखिए तो 74,000 टकरा रहा है, तो 74,000 संयोग से यहीं पर है, ये 74,000 रुपये आंसर होगा। यानी आप ये मैथ है इससे बनाते थे और इस तरह का मैथ पूछता है तो अब आप लोग बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में सुविधा नहीं था, ऑनलाइन में है। देखिए अब ऑफलाइन भी आइएगा तो बड़ी ढंग से हम आएंगे, बहुत सारे चीज आपको आदमी को लगेगा हाँ अब हम लोग कुछ पढ़ाई का भी बहुत अच्छे सोर्स हो सकता है। चलिए 14 नंबर, यदि एक फर्म की कुल संपत्ति 12 लाख है, गैर चालू संपत्ति 9 लाख है, गैर चालू संपत्ति कुल संपत्ति कितना परसेंटेज? देखिए ये तो जैसे परसेंटेज इसका निकालना है तो 9 लाख बटा 12 लाख गुना 100, तो यानी ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 4, ये कट जाएगा 25 और ये हो गया 75%। देखिए तो इसमें 75% ऑप्शन है, यानी ये ऑप्शन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैथ है, परसेंटेज निकालना था। 15 में दिया है, 15 भी देखेंगे। 15 जो क्वेश्चन है, एक फर्म की कुल संपत्ति 10 लाख है, गैर चालू संपत्ति 6 लाख है और चालू संपत्ति क्या क्या? देखिए तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सवाल घुमा दिया। यहाँ पर 10 लाख आपके पास टोटल एसेट दिया है और एक गैर नॉन करेंट आपके पास दिया है 6 लाख, तो कितना बचा? 4 लाख। ये बच गया कौन संपत्ति? ये करेंट एसेट हो गया। तो करेंट एसेट 4 लाख है आपके पास, तो करेंट एसेट 4 तो कितना परसेंटेज में व्यक्त करना है? तो 4 लाख भागा आपको 10 लाख गुना 100। इस प्रकार देखा जाए, ये 4 0 कट जाएगा, बच गया 10, ये कट गया, ये आपका 40% आएगा। इस प्रकार आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा, 40% होगा। इस तरह आपका मैथ हुआ, निकाल सकते हैं। और स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं, जो कलम बोले ना कि 10,000 का लगभग अप्रॉक्स कलम आया है जिस पैड पर लिख रहा हूं, लेकिन थोड़ा हमको इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। आपके लिए नया तो है ही, हमारे लिए भी नया है, तो चलिए कोई बात नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा अगला क्वेश्चन आपके पास आया 16 नंबर। जब क्वेश्चन देखेंगे तो लिख रहा है, तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण प्रक्रिया किस विवरण के दोषी मदों के तुलना को दर्शाता है? देखिए जो सवाल है वो सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल है, ये आपको है किसको दर्शाता है? तो देखिए यह आपको आर्थिक चिट्ठा को दर्शाता है और लाभ हानि विवरण दोनों को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। जो तुलनात्मक होता है वो आपको बैलेंस शीट के बारे में देखा जाता है, इनकम स्टेटमेंट के बारे में देखा जाता है। 17 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण के विश्लेषण की विधि नहीं है? निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की विश्लेषण नहीं है? गौर से कि नहीं है नहीं क्या है? तो रेशियो एनालाइज ये है, ट्रेंड एनालाइज ये है, कंपैरेटिव एनालाइज ये है, यानी तीनों ऑप्शन में से ये सही है, लेकिन ये कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं है, ये आपको इस विधि में नहीं आता, पूंजीकरण विधि इस विधि में नहीं आता है, जिसका आंसर डी होगा, नहीं पूछा था। अब आते हैं 18, समान आकार की विवरणों को प्राय तैयार किया जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट फाइनेंशियल आर मोस्टली प्रिपेयर कब? प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए सजाया जाता है। कॉमन साइज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब तैयार किया जाता है? किसी अमाउंट को परसेंटेज में जानने के लिए व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब आते हैं 19 नंबर,
एक कंपनी की मूर्त संपत्ति, मूर्त मतलब दिखने वाला, 4 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गया, तो बढ़ा कितना आप यहीं पर देख लीजिए, 1 लाख बढ़ा, तो कै % बढ़ा। ये तो आपको कंपेरेटिव हुआ, कंपेयर करने के लिए पूछ दिया कि भाई जो पहले 4 लाख था 5 लाख हो गया, तो बढ़ा कितना, 1 लाख बढ़ा। इसके लिए 1 लाख इंक्रीज या डिक्रीज बटा उसके सामने वाला अमाउंट, उसके सामने वाला अमाउंट कितना होगा, 4 और इसके बटा गुना 100 कटेगा, यानी 25% आपका आंसर इसका आना चाहिए। देखिए जहां भी 25% है आराम से लगा दीजिए, ठीक है। 20 नंबर सवाल पाते हैं। 20 नंबर सवाल पाते हैं, वर्ष 2018 में कंपनी का हिस्सेदारी 8 लाख था, वर्ष 2000 में 12 लाख हो गया, तो कितना % बढ़ा, तो 4 लाख तो बढ़ा है, डिफरेंस 4 लाख है, भागा 8 लाख अगुना 100, तो यानी 50% बढ़ा है। तो देखिए इसका आंसर सी है और आपका 50%। ये तो आप बना सकते हैं, जहां कंपेयर पढ़े वहां मैथ के फॉर्मूला मैथ पढ़े उसको समझते हैं। उसके बाद 21 नंबर सवाल लेते हैं, एक कंपनी विशुद्ध बिक्री, मतलब विशुद्ध, देखिए थोड़ा सा हिंदी अच्छा है, नेट सेल दिया है, 15 लाख है और बिक्री से माल लागत इतना है, तो यानी आप देखिए अब थोड़ा सा यहाँ हम आते हैं, इसको यहाँ साइड पर लाते हैं। देखिए साइड पर देखिएगा, सेल जो दिया है 15 लाख दिया है और वस्तु का कॉस्ट 10 लाख दिया है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया जीपी कितना है, जीपी 5 लाख आया। अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इस 5 लाख में क्या होगा, घट जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है 3 लाख, तो घटा दीजिएगा, तो शेष कितना बचेगा, 2 लाख बचेगा। इस प्रकार ये आपका, सॉरी सवाल हम पढ़ लेते हैं, हमने भी सवाल ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, ठीक है, आपसे सीधे पूछा है, हाँ गौर से देखेंगे इंग्लिश वाला सवाल। यहाँ अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सीधा बात है कि टोटल सेल हुआ है 15 लाख, 15 लाख से कॉस्ट घटा देंगे तो 5 लाख आएगा, इसलिए टोटल सेल में से टोटल सेल 15 लाख है और 10 लाख हटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट में से घटाकर तब नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, इसलिए इस अमाउंट का प्रयोग अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे जो सवाल है, उसके बाद आगे जो सवाल है उसको गौर से देखते हैं। लास्ट आप लोगों का 26 तक है, पूरा आज हम क्लियर करते हैं। 26 में दिया है आयकर भुगतान माना जाता है, आयकर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। देखिए जो आप नेट प्रॉफिट में से जो भी चीज घटाते हैं सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, इसलिए इसका आंसर याद रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से जो चीज घटाते हैं सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए आयकर को इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं 23, ऋण पर ब्याज। ऋण पर जो ब्याज मिलता है क्या होता है, तो भी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ऑप्शंस के हिसाब से पूछ रहा है। अब आ रहा है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर जो सवाल है, वित्तीय विवरण के विश्लेषण कौन सा उपकरण 2 या अधिक वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन को दर्शाता है। देखिए ये आपको 2 या 2 से अधिक वर्ष के जब कंपेयर करते हैं तो कंपेरेटिव बोला जाता है, ऐसे जनरली 2 वर्ष का ही मान के चलिए कि 2 वर्ष का कंपेयर करना ही कंपेरेटिव आ गया, इसका आंसर होगा सी। लास्ट 25 नंबर, वित्तीय विवरण विश्लेषण किस उपकरण के अंतर्गत 100% को आधार मानकर बनाया जाता है, तो कॉमन साइज में बनाया जाता है। 100% किसको बनाया जाता है, कॉमन साइज में, इसलिए इसका कॉमन साइज स्टेटमेंट वाला ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, यह वह विवरण है जिसमें प्रत्येक संपत्ति कुल संपत्ति के प्रतिशत व्यक्त किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो समान आकार का विवरण कहा जाता है, जिसमें कुल संपत्ति को टारगेट मान के किया जाता है समान। इस प्रकार 1 से 25 तक हुआ। आप वीडियो के अंत में थोड़ा सा, आज होमवर्क नहीं है, आप लोग हड़बड़ाइएगा मत। अब आप लोगों का होमवर्क जो मिलेगा ध्यान सुनेंगे, उसमें हाई कंपटीशन खत्म कर दिया गया, आप बना के भेजिएगा, चेक होगा, उसके लिए इत्मीनान से रहिए। अब आपका जो टॉप 1, 2, 3 का लिस्ट खत्म कर दिया गया। हाँ, लेकिन सप्ताह में एक दिन अब हम आपको टेस्ट लेंगे, एक या मतलब जब भी हम टेस्ट लेंगे उसका नोटिफिकेशन कर देंगे। तो टेस्ट में क्या है, गौर से स्क्रीन पर देखेंगे, टेस्ट में आपको जितना पढ़ा चुके हैं, जैसे आप इशू ऑफ शेयर पढ़ लिए हैं, चलिए उसके बाद आप क्या पढ़ लिए हैं, कंपैरेटिव पढ़ लिए, कॉमन साइज पढ़ लिए, तीनों से मिलाकर आपको
मैथ का टेस्ट होगा। क्या चीज का टेस्ट होगा? मैथ का। 4 मैथ रहेगा, 4 मैथ रहेगा। घंटा 1 घंटा दिए मिलेगा, 1 घंटा में 4 मैथ आपको बनाना है। टेस्ट की टाइमिंग आपको हम टेस्ट से 2 दिन पहले बता देंगे। आपकी उस ऐप में टेस्ट का में जाएगा आपको, या हम आपको मतलब व्हाट्सएप में टेस्ट का पेपर डाल देंगे, आपको बनाना है। मान लीजिए 7 से 8 टेस्ट होता है, तो 8 बजे तक आपको टेस्ट देना है, और 8 बजे से लेकर 8:05 तक अपना बनाया हुआ को खींच कर भेज देना है। 8:06 में भेजिएगा, आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तब मैं उसको चेक करूंगा, और तब टॉप 1 टॉप 3 1 सप्ताह का पता चलेगा। टॉप 1 टॉप 3 इस तरह प्रत्येक सप्ताह टेस्ट का हम काम डाल दिए। अब आपका हाई कंपटीशन खत्म हो गया, और आप इसको देखिए। और हो सकता है कि अब नया चैप्टर जो चालू हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, कल ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नया चैप्टर में फ्री वाला स्टडी मटेरियल से साफा ब्लॉकिंग हो जाएगा। अब आपको कभी भी फ्री स्टडी मटेरियल में इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। पढ़िए। आपके घर में अगल बगल में लग रहा है कोई बच्चा मैट्रिक पास किया और वह खास पूरा कॉमर्स लेता है, ठीक है, तो इस ऐसे बच्चे को इत्मीनान से कहिए घर पर रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देख लेते हैं, हम लोग गवर्नमेंट का आदेश आता है, एडमिशन का आदेश संभवतः आने वाला है, एडमिशन ऑनलाइन होगा। एडमिशन अगर होने लगता है तो हम उसी बीच में बैच बता देंगे, और 1 जुलाई से संभवतः अगर ऑफलाइन क्लास खुल जाता है तो ऑफलाइन चलाया जाएगा। एडमिशन जैसे ही खत्म होगा, उन लोग का एडमिशन खत्म होने दीजिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो उन लोग के लिए कोई ना कोई सुविधा लेके आ जाऊंगा, चाहे ऑफलाइन लेके आए चाहे ऑनलाइन लेके आए, ठीक है। तो वो लोग अभी इत्मीनान से एडमिशन पहले कराए और चॉइस करें। देखिए ऐसे तो बहुत सारे शिक्षक मिलेंगे घर घर घूम के राय देने वाले, उस सबके राय नहीं लेना। अपना बुद्धि विवेक से जो पेपर अच्छा लगे उसको पढ़िए और अपने को आगे बढ़ाइए। चलिए आज विदा लेता हूं, और तब तक फिर आपको नए चैप्टर के साथ मैं आऊंगा, और वो आपको बैच में आऊंगा। धन्यवाद।